नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक निजी संस्था की ओर से हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव को अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अलास्का के लिए रवाना होने से पहले उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर में पहुंचे और उन्होंने नरेंद्र यादव को इस नए आयाम के लिए बधाई दी और कहा हरियाणा सरकार पर्वतारोही के लिए अलग से धनराशि इनाम के तौर से देती है। वहीं मंगलवार को होने वाली मतगणना के लिए नायब सिंह सैनी ने दावा किया जो रुझान आए हैं वो हकीकत में बदलेंगे और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी में अभी बचपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश की छवि को सर्वोपरि करने में जुटे हैं, वहीं राहुल गांधी देश की छवि को गिराने में जुटे हैं। सुनिए बयान। आदरणीय प्रधान, देखिए राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नीयत भी है और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। मतगणना सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जाएगी और मतगणना केंद्र के आसपास लगाई गई धारा 144 मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। अब सबको इसके परिणाम का इंतजार है। बता दें कि मतगणना 4 जून को होगी। वहीं आज वोटों की गिनती से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे। ऐसे में हरियाणा के पलवल में मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है। बताया जा रहा है कि जिले में संदिग्ध वस्तु लेकर न चलने के लिए पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। वहीं BR अम्बेडकर कॉलेज में होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना का जिला पुलिस कप्तान ने पहुंचकर जायजा लिया। आपको बता दें कि फरीदाबाद पलवल लोकसभा में 24 प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला होने वाला है। काउंटिंग को लेके जितनी भी तैयारियां हैं, आज पुलिस की रिहर्सल भी है, चाहे वो ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसकी रिहर्सल की गई है, फिर फोर्स की अवेलेबिलिटी है, बाकी धारा 144 ऑर्डर रहेगी। ऑब्वियसली ट्रैफिक एडवाइजरी भी डाली जाएगी आज, अनलेसली इस रूट को लेना अवॉइड करें। बाकी सफिशिएंट अरेंजमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट के हैं चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। एवरीथिंग विल, we are hopeful of a very peaceful counting process. 16th of March, and now that was beginning of the poll, and now tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. Advisories and all put together is total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we will come and talk to you about this incredible story of the general elections.
तो देखिए, न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर है। दोनों पार्टियां अपने खाते में 5-5 सीट लाने में कामयाब दिख रही है। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीतते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस के रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और सिरसा से कुमारी शैलजा बाजी मारती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक से संभावित जीत होगी मनोहर लाल, करनाल से संभावित जीत होगी कुमारी शैलजा और साथ ही सिरसा से संभावित जीत होगी कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद से संभावित उनकी जीत होनी तय है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको न्यूज इंडिया समझा रहा है कि आखिर किस सीट पर किस उम्मीदवार की जीत जो है वो हो सकती है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी वीणा अरोड़ा हमें देगी। वीणा को रुक कर लेते हैं। वीणा, देखिए, फिलहाल रिजल्ट का इंतजार सबको है, लेकिन हरियाणा में ये उम्मीद की जा रही थी कि उथल पुथल होगी और राजनीतिक लेवल पर बीजेपी को इस बार थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े बिल्कुल विपरीत है। जी पूजा, बिल्कुल लोकतांत्रिक जो त्योहार है उसका नतीजा हो जाएगी। लेकिन अगर हम राजनीतिक की बात करें तो वो चल रही है। बात करें तो यहाँ के भाजपा की जो स्थिति हरियाणा प्रदेशों से मुझे खराब नजर आ रही है। अगर कांग्रेस या भाजपा की बात करेंगे तो अगर जो चुनावी जनता तो भाजपा और कांग्रेस में है, दूसरी कोई भी पार्टी नजर में नहीं आ रही है। तो जिस तरह के हालात जो प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं उससे जनता का जो रिश्क है कहीं ना कहीं भाजपा को नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में अगर बात करें तो जो वोट होंगे जो कांग्रेस के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भाजपा के नाराज चल रही है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल है भाजपा के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता का जो रिस्क है वो कांग्रेस की है, क्योंकि जिस तरह से कल 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने जगह पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं कल की जो जीत किसको हिस्से में जाएगी। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो सभी जितने भी चाहे मनोहर पूरा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की बात करें या लाइफ की बात करें या हम शैलजा की बात करें, तो सभी जितना भी प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो उनको ये है कि हर जगह से जो अपनी जीत हासिल करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का उनका दावा है कि 10 से 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, सभी अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे। बिल्कुल वीणा, देखिए, फिलहाल जिस तरह से परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है एग्जिट पोल से, जमीनी स्तर पर जब हम जाते हैं और क्योंकि सर्वे भी न्यूज इंडिया ने कराया जिसके बाद ये एग्जिट पोल तैयार किया गया, इसके आधार पर देखिए मनोहर लाल को लेकर भी काफी संशय था कि किस तरह से मुख्यमंत्री को अचानक से बदला गया हरियाणा में और इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सब कुछ बिल्कुल इतर नजर आता है और ऐसे में जो बीजेपी के लिए रिस्पांस है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है एज कंपेयर टू कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आखिर कितनी सीटें जीत सकती है, क्या उम्मीद है? मुझे मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में मुझे टक्कर है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस क्योंकि बाकी पार्टियां कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इस तरह के चुनाव है, जिस तरह से मतदाताओं का रुख है, जिस कहीं ना कहीं भाजपा की स्थिति जो है उसको खराब दिखा रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक तो महाराष्ट्र में एकदम से प्रधानमंत्री बदल दिए गए और अगले थोड़े बढ़ा दी गए नवनियुक्त प्रधानमंत्री कहीं का इसका खामियाजा है हो सकता है। अभी जो कल नतीजे आने वाले हैं उसका जो खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता जो है भाजपा से नाराज जरूर नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कल उप चुनाव भी है और उप चुनावों के लिए अलग से 44 जो है वो काउंटिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो इसके करनाल में कहीं ना कहीं की जो स्थिति है वो खराब जरूर नजर आ रही है। लेकिन हम ये हो सकते हैं कि जीत एक पाले में है, लेकिन इस तरह से दोनों पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही है। आगे तो मुश्किल है कि भाजपा की होगी या कांग्रेस होगी, क्योंकि कल चुनाव है, कल की जीत जो है ईवीएम में बंद है। कल की जीत का चेहरा भाजपा पहुंचे या कांग्रेस पहुंचे ये कल ही बताता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।
वहीं उत्तर भारत समेत हरियाणा में भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी है। हरियाणा का अधिकतम तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। जिंद में कुछ वक्त के लिए हवा के साथ धूल भी उड़ी। मौसम में आए बदलाव से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भीषण गर्मी का भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस एक तरफ गर्मी से लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों से जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान उन लोगों को समझा रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें ताकि गर्म हवाओं से सिर को बचाया जा सके। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए पीने के ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया है। पॉइंट है 10 पॉइंटों पर हमारे ट्रैफिक पुलिस आप ही देख ही रहे हो, हर जगह हमारे ट्रैफिक के होमगार्ड के जवान और हमारे हरियाणा पुलिस के मुलाजिम मुस्तैदी से तैनात है। और पब्लिक को जब रेड लाइट पे आते हैं तो कहते भी हेलमेट लगा के चलिए, हेलमेट लगाओ तो गर्मी के बचाव होगा। और हमारे सीनियर अधिकारियों की तरफ से ये आदेश है कि गर्मी में चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी वीणा लगातार जुड़ी हुई है इसी खबर पर। वीणा, देखिए गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे में प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है, न केवल लोगों को दुर्घटनाओं से रोकने के लिए बल्कि लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि गर्मी से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नियमों का पालन करें। फिलहाल क्या हालात हैं हरियाणा में? अगर हम बात 46 साल का जो है रिकॉर्ड देता है, क्योंकि जिस तरह से और हीट वेव चल रहे हैं, ऐसे में हरियाणा का 42 साल का रिकॉर्ड पर पार हो गया है, क्योंकि हालात 10 से बदतर है। लोगों क्योंकि लगातार कितने दिन हो गए इस तरह से लू चल रही है, हीट वेव चल रही है कि लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल नहीं है। ऐसे में अगर हम मजदूरों की बात करें या दिहाड़ीदार मजदूरों की बात करें तो अगर यही है 3-4 दिन घर से भी नहीं निकल पाते हैं, अगर वो घर निकले हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम पिछले जगह की बात करें तो लोगों को जगह जगह पर ठंडे पानी की टंकी लग रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर खड़े होकर वो पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम एक बात छोटी सी मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस के जो होमगार्ड के जवान है जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस कर रही है, एक ही हेलमेट जो है उनको दिए गए हैं। लेकिन ये बात करेगा कि हरियाणा के जो पुलिस के जवान है अगर ट्रैफिक पुलिस है उनको भी एक ही हेलमेट जरूर दिए जाने चाहिए ताकि पर भी गर्मी का प्रकोप ना पड़े। क्योंकि जिस तरह से उनको 24 घंटे त्योहार की अगर बात करें तो उनको चौराहों में खड़े होकर पब्लिक को देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हालात इतने ज्यादा है कि लोग हेलमेट पहनकर नहीं निकलते हैं। गर्मी की वजह से जगह जगह पर जो रेडियो खड़ी होती है महंगी पानी की जगह गिरेगी वो भी तो कम खड़ी होती है। खड़ी होने के बावजूद लोग घरों से दोपहर के वक्त नहीं निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो भी छोटा नजर आता है, क्योंकि लोगों का घर से निकलना मजबूरी है तो फिर उनको काम करना है। गर्मी की अगर हम बात करें तो गर्मी हद से ज्यादा है। प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त दिए गए हैं। अगर वक्त की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, क्योंकि जिनकी अमृत उन पर भी गर्मी बहुत ज्यादा असर कर रही है। क्योंकि अगर हम अलग राज्यों की बात करें तो इस देश की वजह से कई हजार लोगों की जो मौत भी हो चुकी है। अगर हम बात करें कई जगह पर जो मजदूर तबके की बात करें, जब बुजुर्ग की बात करें, जब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर भी हीट वेव जो है असर करती है, जिनकी वजह से उनका दुखी बढ़ता है और उनकी मौत हो जाती है। तो बच्चे हैं उनको असर करती है, जिनके बच्चे का शिकार होते हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और उनकी हालत नाजुक बनती है। इसके स्वास्थ्य विभाग के निर्देश दिए गए हैं कि जितना हो हम घर से बाहर निकले, पानी हमेशा अपने साथ रखे, पता लेकर चले ताकि उनसे बचा जा सके। वहाँ से चलने वाले जो लोग हैं बहुत ज्यादा गर्मी का शिकार जो होते हैं, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव चल रहे हैं और गर्म बौछारों की तरह चेहरे पर पड़ती है तो जो साधे। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छोटी काशी कहे जाने वाला भिवानी शहर देह व्यापार के गोरख धंधे से बदनाम होने लगा है। पुलिस ने जब बड़े स्तर पर रेड की तो इसका खुलासा हुआ। पुलिस की 8 टीमों ने रेड कर 22 महिलाओं और 17 पुरुषों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को पता चला था कि भिवानी के कई होटल और गेस्ट हाउस के साथ ही स्पा सेंटर पर मजबूर महिलाओं को मजबूरन देह व्यापार में धकेला जा रहा है और ऐसे में पुलिस की टीम ने यहाँ पर रेड की और इसका खुलासा किया। डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि उन्हें भिवानी नए बस स्टैंड के आसपास होटल
स्पा सेंटर और गेस्ट हाउस में देह व्यापार के बड़े स्तर पर हो रहे गोरख धंधे की सूचना मिली थी। इसके बाद CIA 1, CIA 2 और शहर के हर थाने में एक एक कर 8 टीमें बनाई गई। इसके बाद इन ठिकानों पर पुलिस कर्मियों को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा गया और फिर उनका इशारा मिलने पर यहां पर रेड की गई। असल में कदम हॉस्पिटल में मौजूद था दोपहर को कि मुखबर खास ने मुझे बताया कि शहर भिवानी में बस अड्डे के आसपास होटल हैं कुछ, जिनमें क्लाउड गेस्ट हाउस, ड्रीम गेस्ट हाउस, डार्क सिटी गेस्ट हाउस, राहुल होटल और न्यू लाडला। वहीं लोकसभा चुनाव के मतदान का दौर खत्म हो चुका है और अब सभी को मतगणना यानी कि 4 जून के परिणाम का इंतजार है। जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक सब कुछ ईवीएम के पिटारे में कैद है। फिलहाल वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 7वें और आखिरी चरण में 1 जून शनिवार को मतदान हुआ और अब मत की पेटी 4 जून को खोली जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में जहां कांग्रेस ने राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस 8 से अधिक सीटें भी हासिल कर सकती है और यहां आंकड़ा 10 का हो सकता है। पटियाला रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही पुख्ता प्रबंध किए गए ने। मानयोग DGP ਸਾਹਿਬ ने ਸਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ फोर्स ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथां ਦੇ प्रबंध ਕਰਨ ਲਈ। हरेक पोलिंग स्टेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ सख्त सिक्योरिटी ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ अलग-अलग अफसर DSP SP SSP ਸਾਹਿਬਾਨ और SHO ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ डिवाइड करके ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ अपनी पेट्रोलिंग राही कवर कर रहे हैं। मैं जी पटियाला दे बूथ चेक करके आया हुण तुहाडे नाभे के। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जसवीर जुड़ गए इसी खबर पर। जसवीर, क्या लगता है इस बार का एग्जिट पोल कितना सटीक होगा और इस बार किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं राज्य में? पूजा, अगर बात करें हम पंजाब की तो पंजाब में इस समय चौतरफा मुकाबला देखने को मिला है और 4 पार्टियां आमने सामने है। इससे पहले 2 पार्टी आमने सामने होती थी, कांग्रेस होती थी या बीजेपी होती थी। बीजेपी होती थी अकाली दल के साथ, अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी थी और अकाली दल के साथ उसका गठबंधन होता है। पर इस बार जैसे ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो आम आदमी पार्टी ने भी 13 के 13 जो अपने प्रत्याशी है वो उतारे और कांग्रेस ने भी 13 के 13। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पूरा इंडिया गठबंधन है पूरे हिंदुस्तान में, पर पंजाब में ये गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने 13 के 13 प्रत्याशी यहाँ पे उतारे और कांग्रेस ने भी उतारे। और अगर हम बात करें बीजेपी तो बीजेपी हर बार अकाली दल के साथ गठबंधन में होता था। इस बार पहली बार उन्होंने भी अपने 13 के 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे और अकाली दल ने खुद ने यहाँ पे 13 के 13 प्रत्याशी उतारे। कहीं ना कहीं चौतरफा मुकाबला देखने को मिलता है। पंजाब में 2-4 ऐसे जगह जो हॉट सीट मानी जाती है, जिनमें से पटियाला भी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि पटियाला से 4 बार MP रह चुकी महारानी परनीत कौर इस बार बीजेपी से लड़ रही है। और अगर हम धर्मवीर गांधी की कहें तो वो पहले MP रहे हैं आम आदमी पार्टी से, पर आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा पटियाला में हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का भी जोर देखने को मिल रहा है और बीजेपी का भी। हालांकि अकाली दल का कोई आधार यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह यहाँ उतारा है और तीनों में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और कल जो 4 जून है यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने कैसे फतेह किया है। पूजा, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जसवीर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया अलायंस का गठन होने के बावजूद पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर एक साथ ये अलायंस नजर नहीं आता है। तो क्या इसके जरिए ये समझा जाए, कई लोग होंगे जिन्हें आम आदमी पार्टी पसंद होगी, कई लोग होंगे जिन्हें कांग्रेस पसंद होगी। शायद अगर ये दोनों ही पार्टी एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़ते तो वोट की काट नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि वोट की काट जो है वो दोनों पार्टियों के लिए होगी और इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा? आपको बता दें कि बीजेपी का यहाँ पे किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा था और गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था और जगह जगह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। और जैसे ही कोई बीजेपी का प्रत्याशी पहुंचता था तो किसान उनसे सवाल जवाब पूछने लग जाते थे।
रह दे के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को ही जो गांव में वोट पड़नी थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सो पूरे इंडिया में दोनों का गठबंधन था, पर पंजाब में गठबंधन नहीं। अगर ये दोनों पार्टियां एक जगह इकट्ठी हो जाती तो शायद ये बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता था, पर अब ये सिनेरियो है कि ये वोटें बंट गई हैं। सो आधे लोगों ने वोट आम आदमी पार्टी को डालनी है और आधे ने कांग्रेस को, जिसका फायदा हो सकता है कि बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी से जो कैंडिडेट है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं। महारानी प्रनीत कौर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी है, जो पंजाब में 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो 4 बार मेंबर पार्लियामेंट खुद महारानी प्रनीत कौर रह चुकी है, पर वो रह चुकी है कांग्रेस से। इस बार उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह चेंज किया, वो कमल के फूल से लड़ रही हैं, पर इससे लग रहा है कि महारानी प्रनीत कौर हो सकता है यहाँ से बाजी मार सकती है। पूजा, ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अमरनाथ यात्रा के लिए बर्फानी के भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। 9 जून से शुरू हो रही है यात्रा। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर संपन्न हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद तैयारियों में जुटी है प्रशासन। सुरक्षा बलों की 500 कंपनियां संभालेंगी जिम्मा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में काफी कम समय बचा है, जिसे लेकर सुरक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियां सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा पवित्र गुफा और अन्य कुछ संवेदनशील इलाकों में सेना की तैनाती होगी। 15 जून के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू होगी। तो देखिए, बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। 9 जून से शुरू हो रही है यात्रा। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी और 19 अगस्त तक आप यात्रा कर पाएंगे। रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न हो जाएगी ये यात्रा। हर साल लाखों से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पंजीकरण कराते हैं। जून में शुरू होगी हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन बुकिंग। गृह और रक्षा मंत्रालय सुरक्षा योजना को देंगे अंतिम रूप। सुरक्षा बलों की 500 कंपनियां संभालेंगी सुरक्षा का जिम्मा। सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी भी शामिल हैं और 2023 में 4,45,000 श्रद्धालुओं ने किए थे बाबा बर्फानी के दर्शन। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जारी किया था आंकड़ा। 2011 में सबसे अधिक 6,36,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे थे, जबकि 2012 में 6,20,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। बालटाल और पहलगाम ट्रैक पर यात्रा संबंधी तैयारियां जारी हैं। 15 जून तक देश भर से 120 से अधिक लंगर वाले पहुंचे हैं और 10,000 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा तक भेजा जाता है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उचित प्रबंध होंगे। सुबह शाम बाबा अमरनाथ की आरती का किया जाएगा प्रसारण। जम्मू, रामबन और श्रीनगर से यात्रियों को ठहरने के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। जालंधर की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली है। उन नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो जालंधर की वेस्ट सीट से उपचुनाव के इंतजार में बैठे थे। वहीं बता दें कि जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल ने एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने विधानसभा के स्पीकर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा अगर उनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो जालंधर वेस्ट की सीट पर दोबारा चुनाव करवाने पड़ते, जिसके चलते चुनावी खर्चा भी होता। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी में भी शामिल नहीं है। आज वो पंजाब विधानसभा पहुंचे और उन्होंने बताया कि आज मैं पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतर सिंह संधवा से मिलने और अपने स्थिति के बारे में बताने आया हूं। मुझे जानकारी मिली है कि स्पीकर साहब अंदर नहीं बैठे, पर फिर मैं अपनी हाजिरी लगाकर जाऊंगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही जालंधर के बाईपोल भी हो, आम आदमी की उस पर नज़र टिकी हुई है।
इसलिए आज मैं इलेक्शन के बाद पहले वर्किंग डे पर ही पंजाब विधानसभा पहुंचा हूं। चलो बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।